नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी नेटवर्क पर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। राजस्थान में बीते कुछ महीनों से लगातार वन्य जीव तस्करी और हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा घटना जोधपुर की है, जहां वन विभाग और पुलिस की टीमों ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया और तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह के 2 प्रमुख लोगों को पकड़ा है। इन वन्य जीव तस्करों से हाथी दांत, लेपर्ड का सिर, जीवों की खाल समेत कई आइटम बरामद हुए हैं। इनकी कीमत करीब 1 करोड़ तक बताई जा रही है। वन विभाग की टीम को पिछले लंबे समय से जोधपुर में वन्य जीवों से जुड़े सामानों की तस्करी की शिकायतें मिल रही थी। पिछले करीब 3-4 दिनों से टीमें इस पूरे प्रोसेस में लगी और शुक्रवार को ग्राहक बनकर तस्कर से कांटेक्ट किया गया। फिर सामान देने के बदले जोधपुर में उम्मेद उद्यान के पास बुलाया गया। जैसे ही तस्कर वहां पहुंचा, मौके पर मौजूद पुलिस की टीम ने उसे धर दबोचा। तलाशी के बाद जब पुलिस ने तस्कर के ठिकानों पर छापा मारा तो हैरान रह गई टीमें। तस्करों के पास से वन्य जीवों के अंगों का जखीरा मिला है। पुलिस और वन विभाग का कहना है कि मामले में अभी और तस्कर शामिल हो सकते हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। संभावनाएं हैं कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वन्य जीव तस्करी का क्या ये कोई आखिरी मामला होगा? लगता नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी उदयपुर, बाड़मेर से लेकर अन्य जगहों से भी वन्य जीव तस्करी और हत्या की घटनाएं सामने आती रही हैं। लेकिन प्रदेश भर में वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग बदस्तूर जारी है। तो वक्त रहते कैसे इसे थामा जाए और तस्करों के इस गिरोह को खत्म कैसे किया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले कि आपको हमारे खास मेहमानों से हम आपका परिचय कराएं, सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए मामला क्या है। जोधपुर में तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। टीम ने ग्राहक बनकर तस्कर से संपर्क किया। सामान देने के बदले जोधपुर में उम्मेद उद्यान पर तस्कर को बुलाया गया। जैसे ही तस्कर पहुंचा, मौके पर पुलिस की टीम ने उसे धर दबोचा। वन विभाग और पुलिस की टीम का ये एक जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें लगभग 3 से 4 टीम एक साथ काम कर रही थी। तस्कर के ठिकानों पर छापेमारी की गई तो वहां पर हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। तेंदुए के सिर से लेकर हाथी के दांत से बने अलग अलग तरह के सामान वहां पर बरामद हुए हैं। अब वन विभाग को लगातार ये शिकायतें मिलती रही। ये बड़ी कार्रवाई, हाथी के दांत से लेकर जैसा कि मैंने बताया लेपर्ड का सिर तक पकड़ा गया। तस्वीरें आप देखिए, हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें कि किस तरह से आज भी इस तरीके से तस्करी चल रही है वन्य जीवों की। 70 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का पूरा सामान बरामद हुआ है। जोधपुर में ये वन विभाग की टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था। एक बड़े तस्कर गिरोह का इससे भांडाफोड़ हुआ। हाथी के दांत, लेपर्ड का सिर और हड्डियां बरामद हुई। अब हाथी के दांत से बनी हुई 32 चूड़ियां बरामद की गई हैं। 3 हाथी दांत से बने हुए कप, 7 गोल कटोरियां बरामद की गई, 1 एस्ट्रे बरामद हुई है, 1 वाइन कप बरामद किया गया है। कौन कौन से आइटम बरामद हुए वो आपको बता रहे हैं। 1 थर्मस, 6 संदूकें तक बरामद की गई हैं। साथ ही साथ सांबर के सींग, जो हिरन होता है उसके सींग, पैंथर के मुंह की ट्रॉफी बनाई गई है। हाथी दांत से बनी हुई 32 चूड़ियां, 14 गोल छोटे बॉक्स, 7 गोल कटोरियां, 3 हाथी के दांत से बने हुए कप, विस्की कप, 1 एस्ट्रे, इस तरह के सामान जो है बरामद हुए हैं। और 1 थर्मस से लेकर के 6 संदूकें तक बरामद हुई हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में सब चीज़ें बयां कर रही हैं। कानून में कड़े प्रावधान हैं, फिर भी हालात लाचार हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा के हाथी दांत बरामद किए गए हैं गिरोह से। 52 साल से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू है। जंगली जानवरों, पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के नियम बने हुए हैं। वन्य जीवों की तस्करी में 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। फिर भी तस्करी की घटनाएं बदस्तूर जारी हैं। इस पूरे मामले पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, उसके बाद खास मेहमानों पर चलेंगे। वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है जोधपुर में। पहली बार देखिए किस तरह से जो है बड़े हाथी दांत के जो आइटम्स के साथ साथ पैंथर है और अन्य कई सामग्रियां जो बरामद की है। कह सकते हैं एक बड़ी कार्रवाई लंबे समय बाद जोधपुर में देखने को मिली है। पूरी वन विभाग की टीम, डीएफओ खुद है हमारे साथ मोहित गुप्ता जी, और साथ ही साथ रेंजर है, उनसे भी बात करेंगे। सर, किस तरह से आज ये कार्रवाई की गई है और क्या इसमें जो है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जो केंद्र सरकार का एजेंसी है, उनके द्वारा इनपुट मिली थी। तो उस इनपुट के आधार पे जो वन्य जीव वन मंडल है जोधपुर का, वो और जो टेरिटोरियल वन मंडल है, दोनों ने टीम बनाई, पुलिस की सहायता ली। पुलिस की सहायता के बाद हमने 2 जगह दबिश दी। पुराना जो जयपुर है, पुराना जोधपुर शहर है उसके अंदर,
और उन जगह से ये सामान जब्त किया है। किस तरह से आप लोगों ने ये सारी कार्रवाई को अंजाम दिया, कैसे आप लोगों को सूचना मिली? हमें वाइल्ड लाइफ कंट्रोल से सुबह मिली थी और सर से फिर हमने 2 टीमें बनाई थी अलग अलग। तो 2 जगह सूचना थी कि भाई एक जगह से मिलके फिर वहाँ से दूसरी जगह वो लोकेशन होगी। तो हमें लगभग सुबह 9 बजे से ट्रेस कर रहे थे, तो 4 बजे जाते सफलता मिली। जानना चाहेंगे क्या क्या आइटम आप लोगों ने पकड़ा है, किस तरह से जो है? यहाँ बड़ी मात्रा में हमें जो हाथी दांत के अवैध हाथी दांत के व्यापार से रिलेटेड आइटम्स मिले हैं, जिनमें आप देख सकते हैं मूर्तियां हैं या हाथी दांत पे बनी कशीदाकारी, और इसके अलावा चूड़ियां हैं और कप्स वगैरह है, फोटो फ्रेम हैं, और इनके अलावा छोटी छोटी मूर्तियां बनाई गई है। और पैंथर का सिर भी हमें ये ट्रॉफी मिली है जिसपे पैंथर का ये चमड़ा चढ़ा हुआ है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं हिरण के सींग वगैरह भी हमें प्राप्त हुए हैं। देखिए, आप वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जिस तरह से छोटी छोटी हाथी दांत के आइटम से बनी हुई मूर्तियां हैं, फरसा है जो प्रोविडेड है, और साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए जिस तरह से ये सारे हथियार और पैंथर की खाल के साथ जो वन विभाग जो है शेड्यूल 1 टाइप के आर्टिकल्स है जिसमें प्रोविडेड रहते हैं, उन सबको बरामद किया। लंबी एक सूचना मिली थी जिसके बाद ये सारे आइटम्स पकड़े गए। मोहित गुप्ता जी से दोबारा मैं बात करूंगा। सर, इसमें किसी को हिरासत में लिया, दुकानदार मालिक को, किसी को, क्या है? अभी 2 लोगों को डिटेन किया है हम लोगों ने, और मेनली जो लीगल कार्रवाई है वो वन मंडल वन्यजीव जोधपुर कर रहा है। तो इसमें अभी क्योंकि आगे उनके नेटवर्क्स में और हमें झांकना है मोबाइल फ़ोन से और कॉल डिटेल रिकॉर्ड आदि से, तो इसलिए अभी हम इस कार्रवाई को आगे करेंगे। ये आइटम इन्हें बेचते कौन थे? क्या कोई वन तस्कर थे या कोई और ऐसी कोई लीड, अभी कोई जानकारी सामने आई है? अभी ये प्रक्रियाधीन है जांच के उपरांत ये सब चीज़ें पता चले। कह सकते हैं वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 1 करोड़ के करीब का आइटम है जो पकड़ा है, और 2 लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है उनका नेटवर्क खंगालने में वन विभाग की टीम लगी हुई है। लेकिन जोधपुर के लिए ये बड़ी खबर है कि किस तरह से जो है तस्कर जोधपुर में इस तरह के पांव पसार चुके हैं, और इस तरह के आइटम जो है खुलेआम बाजारों में बेच रहे थे, उसको आज वन विभाग ने बरामद किया है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण अर्स की रिपोर्ट। चर्चा की शुरुआत करते हैं इस बेहद इंपॉर्टेंट विषय पर। हमारे साथ हेमराज मीना जुड़ रहे हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। स्वागत है सर आपका। रिटायर्ड रेंजर वन विभाग है ओम प्रकाश व्यास जी, आपका भी बहुत स्वागत सर। राजेश परिहार जुड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं वाइल्ड लाइफ के, और अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जोधपुर से जुड़ रहे हैं जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। सबसे पहले शुरुआत ओम प्रकाश व्यास जी से करते हैं। सर, ये ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि ये मामला पहली बार हुआ है या फिर पहली बार इस तरह की कोई खबर पे हम लोग बात कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें लगातार हो रही हैं, लेकिन इस बड़े खुलासे से एक बात ये सामने आई है कि ये तस्करी बहुत इजीली चल पा रही है, और ये लगातार इस तरह के गिरोह काम कर रहे हैं और अपने ग्राहकों के पास तक, जिसे कहते हैं कि होम डिलीवरी तक की व्यवस्था बनी हुई है कि आप एक जगह आ जाइए, बस वहां तक जो है आपको आना है और आपको सामान पकड़ा दिया जाएगा। सर नमस्कार। जोधपुर की विडंबना है कि यहाँ पर सीमित स्टाफ और सीमित संसाधन, सीमित वाहनों के चलते न तो स्टाफ प्रॉपर पता कर सकता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। इस संदर्भ में हर बार यही रहती है समस्या कि आज शिकार भी हो गया तो गाड़ी उसके 4 घंटे बाद जाएगी। ये यहाँ की आम बात है। और रहा सवाल, हमें वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो से यहाँ जोधपुर में पता चल रहा है, और जोधपुर का स्टाफ बैठा ही है यहाँ पे, पर सीमित स्टाफ है। एक आदमी पे इतना ज्यादा 10 उससे 10 टाइम्स लोड उसके ऊपर होता है काम करने का, ना ही उसके पास संसाधन है। हमारे पास सिर्फ बड़ी से बड़ी लाठी होती है सर। ऐसी कंडीशन में एक फॉरेस्ट गार्ड या एक फॉरेस्टर या एक रेंजर कहाँ तक इनको पकड़ेगा? और इनका नेटवर्क पूरे भारत में फैला है, इंटरनेशनल तस्कर है ये सारे। और जो भी पकड़ा है, जिसने भी पकड़ा है, पर ये चलो शुरुआत दे रहा है, दुरुस्त है, अच्छी हुई है। लेकिन ओम प्रकाश जी, इसमें एक फिर मेन बात समझने की ये हो जाएगी कि भाई कितना वन्य क्षेत्र जो है वो राजस्थान के अंडर आता है। अगर हम लोग सिर्फ पर्टिकुलरली जोधपुर की अगर बात करें या पूरे मान लीजिए प्रदेश की हम लोग बात कर लेते हैं, एक छोटा सा हिसाब ले लेते हैं, लगभग कितना वन्य क्षेत्र है राजस्थान में जो वन विभाग के अंडर है, और उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या पर्याप्त रेंजर्स है हमारे पास? सर, रेंजर्स का पर्याप्त होना यही समस्या है। एक एक रेंजर के पास 2-2, 3-3 रेंजर जो होती है, और वो रेंजर सारे ये वो टेबल वर्क से ऊपर नहीं आते तो फील्ड का काम कब करेंगे? ये यहाँ की मेन समस्या है। ना तो इनके प्रमोशन होते हैं,
ना ही नीचे कोई स्टाफ की भर्ती होती है, और अधिकारियों को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो जाके फील्ड संभाले। बड़े बड़े अभयारण्य जहाँ बड़े बड़े रिसोर्ट बने हुए हैं, तो रिसोर्सेज कम है और जो वन क्षेत्र कवर करना है, जिसकी सुरक्षा करनी है, वो ज्यादा है। तो वो ज्यादा है। वो निश्चित रूप से एक जो है वो अनुपात जो है ठीक बैठ नहीं पाता। हेमराज मीना साहब, ये जो प्रोपोर्शन गलत बैठ रहा है, ये भी एक बड़ा कारण है कि इस तरह के, ये मुख्य समस्या है। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, ये मुख्य समस्या है और ये वन ऑफ द मेजर कारण। लेकिन अन्य और क्या कारण है, आपको क्या लगता है हेमराज जी, कि क्यों इस तरह की शिकार अब तक लगातार जारी है, तस्करी जारी है? इसमें क्या जी, नमस्कार सभी को। इसमें क्या है कि जो मुखबिर है, जो वो नीचे स्तर पे ही मुखबिर सूचना देते हैं, और जो बड़े केसेस हुए हैं वो ज्यादातर जोधपुर में ही हुआ है। जैसे सलमान खान वाला मैटर हुआ, वो जोधपुर में हुआ। उससे ऐसा मैसेज गया कि लोगों ने 50% जो लोग इसमें स्मगलिंग में, इसमें वाइल्ड लाइफ में इन्वॉल्व थे, उन लोगों ने अपना कानून के डर से ये धंधा बंद कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग सक्रिय हैं जो पैसे कमाने के लिए ये सब काम करते हैं। इसके लिए वाइल्ड लाइफ हमारा जो एक्ट है बहुत स्ट्रांग है, और उसके इस शिकारियों के खिलाफ अगर तगड़ी कार्रवाई कर दी जाए, तो जैसे सलमान खान ने सफर किया था 30 साल तक, इसी तरह अन्य लोग भी सफर करें, तो उससे बहुत अच्छा मैसेज जाता है। और इनका ये पता लगाया जाए कि इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ ये सप्लाई हो रहे हैं, उस सरगना को पकड़ करके उसको सबसे पहले लेकिन फिर ऐसे में राजेश परिहार जी, जिस तरह से हेमराज जी बता रहे हैं कि एक बड़ा मैसेज जाना चाहिए, लेकिन जब सलमान खान जैसे किसी बड़े व्यक्ति का केस होता है, जो प्रसिद्ध हैं, जो काफी पॉपुलर है, उनका जब केस होता है, तब जब केस लंबा चलता है, तो फिर एक धारणा ये बनती है कि भाई ये बड़ा आदमी था, हाईलाइट हो गया मामला, इसलिए फंस गया। जो सामान्य लोग जब इस तरह की चीजें करते होंगे, तो वो लेन देन से ही आपस में छूट जाते होंगे। नहीं, इस तरह का तो नहीं है लेन देन से छूटना। जब कोई ना कोई केस बनाते समय कुछ कानूनन खामियां रह जाती है, उनका लाभ लेकर वो लोग छूट जाते हैं। उन्हीं कानूनी खामियों की जरा थोड़ी सी जानकारी राजेश परिहार जी से ले लेते हैं। आप एडवोकेट हैं वाइल्ड लाइफ में। राजेश जी, अगर आप बता पाएं किस तरीके से ये लूप होल्स क्रिएट हो जाते हैं इन सब मामलों में भी। जी जी, नमस्कार सभी को। मैं इस बारे में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 में इनेक्ट हुआ था, तो उसके प्रोविजन तो बहुत सारे सशक्त हैं, लेकिन उसके अंदर जैसे आप किसी भी जगह आप रेड मारोगे, सर्च करोगे, सीजर का जो आपके पास पावर है, तो उसमें अगर शुरुआती स्टेज पे कोई खामी रह गई या कोई तकनीकी त्रुटि रह गई, तो उसके चलते जब बाद में केस बनता है या कोर्ट में चार्जशीट फाइल होती है और उसके खिलाफ केस बनता है, तो उन तकनीकी खामियों का जो है उसका फायदा उठा के जो है वो अपराधी है ना छूट जाता है, या उसका केस लंबा हो जाता है, या उसको बचाव के कई सारे मौके मिल जाते हैं। तो इसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जानकारी जो है वन विभाग उसकी रेगुलर समय पर है ना ट्रेनिंग दे, उनको सर्च कैसे करना है, सीजर कैसे करना, उसका डेमो दे, तो वो सारी खामियां यहाँ पे जाकर छुप सकती है, रुक सकती है। एक चीज मैं आपको और कहना चाहता हूँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बना था, और इसमें मैक्सिमम सजा का प्रावधान 3 साल है। जो सेक्शन 53 इस एक्ट का है, वो 3 साल की सजा का प्रावधान करता है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना करता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, अभी कुछ दिनों पहले ही जुलाई से जो है पूरे भारत में भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है। उसके अंदर कुछ विशिष्ट प्रोविजन किए गए हैं, ये बिल्कुल नए प्रोविजन है जिनका अभी तक शायद इस्तेमाल भी नहीं हुआ है, और शायद इस केस में अगर ये उन प्रोविजन का भी इस्तेमाल कर सकें, तो उसके अंदर सजा बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा सेक्शन 3। नहीं तो फिर उसमें राजेश परिहार जी, फिर इंपॉर्टेंट तो ये है कि वो बात वही है कि हम भी उसी को हमने शुरुआत में जैसे जिक्र किया कि भाई कानून तो कड़े हैं, नियम तो कड़े हैं, लेकिन वो कितना इंप्लीमेंट हो पाते हैं, ये भी बड़ा मैटर करता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मतलब राजस्थान में तो वैसे कई सालों बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है, और साउथ इंडिया की तरफ अपन जाएं तो वहां पे बहुत ही फ्रिक्वेंट है, वहां पे फ्लोरा और फौना बहुत सारा है, वहां पे जानवरों को मारने का प्रचलन बहुत है, और वहां पे खूब सारे केसेस बनते हैं। नहीं तो फिर तो राजेश जी वही तो बात हुई, फिर क्यों जो नियम बनाए गए, जो कानून बनाए गए, वो उस तरीके से फिर इंप्लीमेंट हो कहां पा रहे हैं? नहीं, इंप्लीमेंट हो रहे हैं सर। अब अगर आप रेशियो देखें, स्टेट वाइज अपन बात करेंगे, तो साउथ इंडिया में वहां पे जो उनकी प्रोसिक्यूशन दर है, जो सजा का जो रेशियो, वो बहुत ज्यादा है।
अपने अच्छा। यहाँ पे इतना कभी भी प्रकरण इतना बड़े नहीं है और वहां पे खूब सारी लोगों को सजाएं हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए फिर इसमें एक ऐसा सवाल नहीं ये है आ कि जाता कानून है, अपना काम फिर नहीं ये कर ये रहा। इस डिस्कशन जी। में फिर एक सवाल ये आ जाता है ओम प्रकाश जी कि जब इसका मतलब ये हुआ जब कोर्ट तक बात पहुंची कि जब मामला संज्ञान में आ जाएगा, एक पूरे सिस्टम का जब वो पार्ट बन जाएगा मामला, तब उसमें कानून इंप्लीमेंट होगा और काम होगा। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल यह है कि जब आपके पास रेंजर्स कम है, जब आपके पास सिक्योरिटी पर्सनल्स कम है, तो फिर एक बड़े वन्य क्षेत्र में जब इस तरह की घटनाएं होंगी तो फिर वहां संभावनाएं बनती हैं कि मामला जिस तरह सिविल सोसाइटी में होता है कि भाई कोर्ट तक जाना ही नहीं, पहले ही मामला जो है इसमें वन विभाग के लोगों की भी मिलीभगत के आरोप लगते रहे। आपका क्या इसमें अनुभव रहा है ओम प्रकाश जी? बीमारी है इसकी, गवाह का हॉस्टाइल हो जाना या नेटवर्क की कमी का, ये जो हमारा राजस्थान में पर्टिकुलरली जो स्टाफ की कमी वाला मामला, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, इसमें जगह जगह अभी बरसात का सीजन चल रहा है, जगह जगह पानी से बढ़ने के तो है ही, उसके अलावा शिकारियों की तो पौबारा हो गई है इस वक्त में। एक सरकार में संसाधनों की कमी है तो एक गाड़ी लेके एक टीम ही है जो 4, 7, 8, 10 गांवों में नहीं फिर सकती, तो वहां तो फिर वो उनकी तस्करी होगी सर, कोई बचने का प्रोविजन ही नहीं है। जैसे कि हर पुलिस थाना, हर पुलिस चौकी, हर नाका ये पुलिस का गेटअप है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसमें यहाँ की एसोसिएशन भी हमारी थी, हम लोग भी बोलते थे, सब कुछ कहते थे, पर स्टाफ की कमी का सबसे अहम मुद्दा है कि उनको फ्री हैंड नहीं करने दिया जाता कि आप लोग पता करो क्या है सिटी में। वो भी जब भी प्राइम में कोई फोन आ गया, शिकार हो गया, तो उसके 2 घंटे बाद गाड़ी का इंतजार करते पहुंचते हैं। लोगों ने गाड़ी डोनेट भी की, बिश्नोई टाइगर फोर्स ने गाड़ियां भी दी, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, सूचना भी देते हैं। तो आप इसमें ये भी कह रहे हैं ओम प्रकाश जी, आप ये भी कह रहे हैं कि जो वन विभाग है उसके पास जो अधिकार क्षेत्र है, उसका जो उसकी पावर उनके हाथों में जो दे रखी है अधिकारियों की, वो बहुत लिमिटेड, आप कह रहे हैं कि उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए उनकी ताकतों को, ताकि कार्रवाई वो कर पाए अपने एंड से। पावर तो जो एक्ट में है वो सारी पावर है, पावर का तो है जो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एक्ट में है वो है। तो इस वाले केस में भी जोधपुर में क्या हुआ है कि पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन वन विभाग की टीम ने चलाया। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं। सूचना आगे से आई थी, हाँ, सूचना इनके पास नहीं थी, तो इनके पास सूचना होती तो ये खुद ही कार्रवाई करने में सक्षम थे सर। मेरा निवेदन ये है। अच्छा, तो ठीक है, इनके जी सर, जी, तो इसमें ये अच्छी बात है, अगर वन विभाग ये कर रहा है तो ये अच्छी बात है। लेकिन कई बार आरोप ये भी लग रहे हैं कि वन विभाग के जो लोग हैं, जो रेंजर्स हैं, वहां पर कई मामलों में रेंजर्स को सस्पेंड करने के लिए ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया है कुछ जगहों पर, हर जगह स्थानीय अलग अलग तरह के लोग उसमें पोस्टेड रहते हैं। लेकिन अरुण, इस मामले में पर्टिकुलरली किस तरह से, अगर आप बहुत समराइज करके बता पाए, किस तरह से पुलिस इन लोगों तक पहुंची और इनके माध्यम से अब आगे और किन बड़े डायरेक्शन की तरफ अब पुलिस आगे मूव कर रही है? देखिए राहुल, अगर बात की जाए जिस तरह से वन विभाग के अधिकारियों ने बताया, सेंट्रल वाइल्ड लाइफ ने उन्हें सूचना दी, कंट्रोल रूम ने। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी राजस्थान में जो भी टूरिस्ट आते हैं तो इस तरह के हाथी दांत के आइटम, चाहे एंटीक पीस के रूप में वो दुकानदार बेचते हैं, और साथ ही साथ ये हाथी दांत साउथ से, दक्षिण भारत से यहाँ आते हैं, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही बता रहे थे ओम प्रकाश जी जो हमारे साथ बैठे हैं कि किस तरह से जो है मेन पावर की कमी होने के साथ साथ अगर बात कर ली जाए, वाहन तक नहीं है, यहाँ तक कि एक वाहन जो है उसमें भरवाने के लिए डीजल के पैसे तक नहीं मिलते विभाग को। तो ऐसे में विभाग है जो एक तरह से कह सकते हैं पंगु है, और यही कारण है कि तस्करों के हौसले बुलंद है और शिकारों की जो है घटनाएं बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों जिस तरह हमने दिखाया था कि किस तरह से बाड़मेर में जो है 500-500 रुपए में हिरण को मारकर वो होटलों में सप्लाई कर देते हैं। आप देखिए बहुत बड़ी बात है, हिरण के लिए जो विष्णु समाज अपनी जान दे देता है, वहां वो 500 रुपए में शिकारी मार रहा है। और आज जो ये घटना हुई है जोधपुर में, जो करीब 1 करोड़ के एंटीक आइटम है, ये सारे जो पैंथर की खाल से जो ट्रॉफी बनी हुई हो, हाथीदांत से बने हुए जो अलग अलग आइटम है, ये सूचना मिलने के बाद में जब है कल जो पुलिस ने कार्रवाई की थी, करीब कार्रवाई 4 से 5 घंटे तक चली थी, और आखिरकार देर रात को इसका खुलासा किया गया। 2 लोगों को लिया गया, लेकिन उसकी जानकारी इसलिए रोकी गई क्योंकि दूसरे जो इनसे जुड़े हुए सूत्र है वो गायब हो सकते हैं। लेकिन अरुण, इसमें तस्करों तक पहुंचना, क्या सामान्य जो आदमी है, जो नॉर्मल आदमी, जो टूरिस्ट आया है, क्या वो आसानी से पहुंच जा रहा है, इन तस्करों से कांटेक्ट कर ले रहा है, नंबर्स अलग अलग जगहों पे क्या मिल जा रहे हैं, संपर्क कैसे आसानी से कर पा रहा है, या फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस भी हैं? कितना सचेत यहाँ पर वन विभाग और प्रशासन दिखाई देता है?
देखिए, अगर राहुल बात की जाए, जिस तरह से फॉरेनर टूरिस्ट जो भी आता है वो गाइड के साथ आता है, और गाइड जब किसी भी जो एंटीक जो एक्सपोर्ट करने वाला दुकानदार है उसके पास ले जाता है, तब वो एक्सपोर्टर्स है वो धीरे से उन्हें बोलता है कि इस तरह का, अगर इफ यू वांट बोन एलिफेंट बोन्स, एनी बोन्स, तो वो जब उसको दिखाता है तो वो उसको मांगता है। और आपने जो बताया था कि किस तरह से जो कोरियर के माध्यम से जहाँ पहुंच जाता है उसकी जांच करने वाला कोई नहीं है, और यही कारण है कि जिस तरह से पर्यटन आते हैं उसको बेचने के लिए और उनसे 10 गुने ज्यादा दाम लेते लेकिन हैं। अरुण, क्या इसमें और ये लोकल जो लोग जिस शामिल तरह की रहते कार्रवाई हुई, हैं? क्या तो ये जो छोटी बनाने कार्रवाई वाले हैं, क्या लोकल लोगों की इसमें उनकी वो शामिल रहते हैं, जो स्थानीय हस्तकला वाले हैं, हस्तशिल्प वाले हैं, गहने बनाने वाले हैं? क्या ये लोकल लोग होते हैं या फिर ये बाहरी जिलों से आए हुए लोग हैं? नहीं, अगर बात की जाए राहुल, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस कारोबार में लोकल लोग ज्यादा है। बाहर से ये आते जरूर है, हाथीदांत हो या अन्य जो शिकारी जो है अंग बेच के जाते हैं, लेकिन उससे अलावा जो है लोकल लोग इसको बेचने का काम करते हैं। और अगर इसकी सही तरीके से अगर वाकई तलाशी और जो नेटवर्क को खंगाला जाएगा तो बहुत बड़ा एक नक्सली गिरोह मिल सकता है जो जोधपुर में इस तरह के आइटम बेचता है। ये तो ठीक है। एक छोटी सी कड़ी है, अभी फिलहाल कह सकते हैं 2 लोग हाथ लगे हैं, लेकिन और भी अन्य कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह का व्यापार करते हैं। और वाकई विभाग हो चाहे पुलिस हो, इन सबको मिलकर एक ऑपरेशन चलाना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ जो अवेयरनेस के जो कार्यक्रम है, वाकई वो लोगों को सजग करने के लिए, ठीक है। वन्य जीव की रक्षा करने के लिए, बिल्कुल। वन्य जीवों को मार नहीं सकते हो, क्या सजा हो सकती है, तो ये भी जागरूकता लाने की जरूरत है राहुल। बिल्कुल, जागरूकता की बड़ी आवश्यकता है और हर घर में ये जागरूकता की आवश्यकता है। साथ साथ संदेश उन तक भी पहुंचना चाहिए जो इस पूरे अवैध सिस्टम में इन्वॉल्व हैं कि किस तरीके से वाइल्ड लाइफ को जो है इससे बड़ा डिस्टर्बेंस पैदा होगा। और हेमराज जी, जब वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्बेंस पैदा होगा तो वो डिस्टर्बेंस का सीधा इम्पैक्ट जो है, सीधा जो उसका असर है, जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव कहा जाएगा, वो मानव सभ्यताओं पर भी पड़ने वाला है। इस पर मैं जरा चाह रहा हूँ आप बता पाएं कैसे वाइल्ड लाइफ का डिस्टर्बेंस जो है पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को भी डिस्टर्ब कर सकता है। इन सब जो घटनाएं हो रही है, इससे जो नई जनरेशन में है वो सब देखते हैं इस चीज को कि यहाँ पे इस चीज से इतना पैसा मिलता है, तो वो नई जनरेशन पे भी इस चीज का फर्क पड़ता है। अब ये कार्रवाई जो की है इसका भी एक मैसेज अच्छा जाता है, तो वो कई लोगों में इस चीज का डर है कि भाई वन्य जीवों की तस्करी करने में हमको इतनी सजा होगी और ऐसी कार्रवाई होगी। ये जोधपुर में और जैसलमेर में इस तरह के एंटीक आइटम का ज्यादा वो होता है। ये वन विभाग की और पुलिस डिपार्टमेंट की पहली कार्रवाई है, इससे बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और वन्य जीवों की तस्करी रुकने में ये एक सहायक होगा। लेकिन अभी सरकार का पूरा ध्यान केवल जो वाइल्ड लाइफ पार्क है उन पर संसाधन देने पे ज्यादा ध्यान है, वहां ज्यादा स्टाफ है, वहां ज्यादा व्हीकल है, तो इनको भी जो दूसरी जगह के डिवीजन है उनको भी ऐसी चीजें देनी चाहिए, उनको मुखबिर नहीं, पैदा लेकिन हेमराज जी, करके। मैं कह रहा हूं कि वाइल्ड लाइफ का जो है एक दो दुनिया ना, एक शहरी दुनिया हो गई, एक मानव दुनिया हो गई, एक जंगलों की दुनिया है। ये जंगलों की दुनिया का जो है महत्व क्या है, जरा मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ। जंगलों की दुनिया हम इंसानों के लिए इंपॉर्टेंस रखती है या नहीं रखती है? रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। जैसे मैं रणथंभौर से बिलोंग करता हूँ, यहाँ का 60% इकोनॉमिक इसी जंगल और टूरिस्ट से चलता है। लेकिन उसको सही रास्ते से अगर लोग यूज करेंगे तो हर जगह वन्य जीवों से आदमी अपनी रोटी रोजी कमा सकता है। गांव वाले और ठीक शहर है। सब लोग, शहरी लोग भी है, इससे फायदा ले सकते हैं। तो वन्य ठीक बात जीवों है, की ये अच्छी बात है, दुनिया को बहुत ये अच्छी बात आपने कही, काफी प्रैक्टिकल बात ही है। राजेश परियार जी के पास चलते हैं। राजेश जी, कई बार केसेस आपके पास आते होंगे, तो मैं आपसे थोड़ा आपका अनुभव जानना चाह रहा था और मैं ये भी समझना चाह रहा था कि इस तरह की जो आइटम्स होते हैं ये बड़े शौकिया आइटम्स है। इन्हें खरीदने वाले लोग किस समाज से, किस सोसाइटी से वे लोग खास तौर पर बिलोंग करते हैं? इनके प्रोफेशंस क्या कुछ रहते हैं? क्या बड़े बिजनेसमैन इस तरह से अपने शौक पूरे करते हैं? आपके पास केसेस आते होंगे, आप कुछ बता पाएं। बिल्कुल सर, ये इस मामले में मैं आपको कहना चाहूंगा, इसके जितने भी खरीदार हैं, पहली बात तो वो बेहद पैसे वाले हो, क्योंकि ये जितने भी वन्य जीवों सस्ता आइटम तो है ही नहीं है। उससे सस्ता आइटम कोई भी नहीं है। और आप अगर देखेंगे, अगर आप पुरानी या कुछ नई नई होटल्स हैं उसके अंदर अगर जाएंगे तो आपको शेर की खाल, चीते की खाल, उसके अंदर पूरी की पूरी ट्रॉफी सजी हुई मिलती। तो वो जितना इनका जो वो ट्रॉफी का, जितनी बड़ी और अच्छी सुंदर ट्रॉफी होगी उसकी रेट भी उतनी ज्यादा होगी। और वैसे भी ये नॉर्मल रेंज ही इसकी लाखों में चालू होती है। और वैसे भी हाथी दांत के लिए तो कहते हैं कि भाई जिंदा हाथी लाख का और मरा हाथी 1.25 लाख का। ये तो उस पुराने जमाने की कहावत है। और हाथी दांत
के तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली अब तो रेयर हो गए हैं। अच्छा राजेश जी, मतलब एक बात और मेरे ध्यान में आ रही है, तो मैं आपसे इसका जिक्र कर लेता हूँ कि मान लीजिए हम लोग कहीं जाते हैं, कोई भी आदमी सामान्य व्यक्ति से एक सिटीजन ऑफ इंडिया कहीं पे पहुंचता है, एक होटल में पहुंचता है, किसी बिल्डिंग में पहुंचता है और वहाँ देखता है कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि ये इसी तरह के अब आइटमों से संबंधित लग रही है, ये इसी तरह की किसी अवैध तस्करी से जुड़ी हुई चीज़ लग रही है जो उन्होंने शोपीस के तौर पर अपनी दीवार पर लगा रखी है या अपने कबर्ड अपने उसमें अलमीरा में प्लेस करी हुई है। उसके पास क्या ऑप्शन है? वो कहाँ कंप्लेन कर सकता है? किस डिपार्टमेंट के पास वो जाए? कहाँ पर सबसे पहले वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराए? सर वो कंसर्न डीएफओ को, जिस हलके में वो होटल है या जिस इलाके में वो है, वो कंसर्न डीएफओ को लिखित में शिकायत दे सकता है अगर उसको जरा सा भी अंदेशा होता है कि ये अवैध रूप से या गलत तरीके से प्रोकर की गई है, लाई गई है, तो वो उसकी शिकायत डीएफओ को कर सकता है। डीएफओ को एक्ट के अंदर सीजर के पावर है, सर्च के पावर है, वो उसकी जांच कर सकता है और वो इसका एसर्टेन कर सकता है कि ये पुराना तो नहीं है या एकदम नया कहीं से खरीदा तो नहीं ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर पर आपको उनको कंप्लेंट करनी पड़ेगी। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अरुण। राहुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से फेंगशुई के अनुसार जो कछुए जो होते हैं वो कछुए हर घर में मिल सकते हैं और जबकि वन विभाग को अधिकार है वो किसी की घर में बिना वारंट के जाके तलाशी ले सकता है, लेकिन ऐसा अभियान कभी नहीं चलाया गया। और आप देखिए लोग कछुआ जो होता है, चाहे पानी में रहने वाला हो चाहे पहाड़ी कछुआ और पहाड़ी तोते तक, ये लोग घरों में पाल कर रखते हैं जबकि वो इलीगल है। ऐसे अभियान अगर वन विभाग चलाएगा तो शिकारियों में भी डर बैठेगा और लोग जो खरीदने वाले हैं वो भी उनसे दूर रहेंगे। राहुल, मेरा ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी कही है और मैं और भी चर्चा इस पर करना चाह रहा था क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव इशू है और बहुत इंपॉर्टेंट विषय। तो यही ओम प्रकाश जी व्यास से जरूर इस बारे में आगे हम लोग बात करते हैं, लेकिन समय आज इतना ही है ओम प्रकाश जी, तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से और इस बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग ले सकते थे, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी इस चर्चा के बाद बना हुआ है कि क्या अगली बार जब हम क्या ये इस चर्चा के बाद क्या ये बड़ा विषय बनेगा, क्या इस पे बात होगी, क्या ये किसी नतीजे पर पहुंचेगा ये पूरा मामला, ये पूरा सिस्टम, या फिर अगली बार हम फिर इस तरह डिस्कशन कर रहे होंगे और किसी और ने किसी और जानवर का शिकार किया होगा, कुछ और इस तरह के शो पीस आइटम जो किसी की जान को लेने के बाद बने, उनकी तस्वीरें हम लोग चला रहे होंगे। ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल सबके जहन में। फिलहाल इस पर चर्चा करने के लिए आप सभी लोग का शुक्रिया। एनडीटीवी पर इस तरह के बड़े इंपॉर्टेंट और बुनियादी ज़मीनी मुद्दे पर चर्चा हम लोग करते हैं। आज इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। मेरा नाम था राहुल भारद्वाज। नमस्कार।